Hello dear students, welcome to our channel. Today's we are going to discuss about some important questions related to blood transfusion. जैसा कि आप सब हमारे चैनल पर देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर क्लासेस आ रही हैं। जैसा कि उन क्लासेस में हमने डिस्कस किया, हमने स्टडी किया है, कि डिटेल स्टडी किया है हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, कैसे कॉम्पेटिबिलिटी चेक होती है, कौन सा डोनर किस रिसिपिएंट को ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन कौन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान एक नर्स के क्या इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस अगर हो रही हैं पेशेंट के अंदर तो उस कंडीशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, साथ ही साथ अगर रिएक्शन हो चुके हैं तो उस कंडीशन के अंदर नर्स के क्या क्या रोल होते हैं, कैसे उन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस को मैनेज किया जाता है, कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होती है, इन सब के बारे में हमने डिटेल स्टडी की है। आज की क्लास में हम देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन और आंसर सेशन है जो इसका बेनिफिट आपको जब आप सारी क्लासेस देख लेंगे उसके बाद जब आप इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे या ये क्लास देखेंगे, जिससे ये क्लास देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ हमने स्टडी जो आपका जो क्वेश्चन आंसर अगर आपको इन सब के आंसर आ रहे हैं, आपको बेनिफिट हुआ है, आपने स्टडी किया है प्रॉपरली, तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाली अपकमिंग एग्जाम्स में या प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन, और आने वाली जो अपकमिंग एग्जाम्स है मोस्ट कॉमनली हमारी जो नॉर्सेट आने वाली है उसमें भी पूछे जाने के पूरे चांसेज है। तो आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला हमारा क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ब्लड कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड, कि ब्लड का कौन सा ऐसा पार्ट है जो ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, ब्लड का कौन सा पार्ट है। पहला ऑप्शन है आरबीसी, दूसरा ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मा और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि ब्लड का कौन सा पार्ट है वो ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि हमने ब्लड कंपोनेंट्स पे पढ़ा था, ब्लड और ब्लड कंपोनेंट पे हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, ये कौन कौन से ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं जिनका ट्रांसफ्यूज होता है। पहला था पीआरबीसी, ग्रेन्युलोसाइट्स, प्लेटलेट्स, क्रायोप्रेसिपिटेट और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ये 5 कंपोनेंट थे, या तो ये पांचों एक साथ ट्रांसफ्यूज किए जा सकते हैं वूल ब्लड के रूप में। ठीक है, या फिर अगर किसी पेशेंट को इंडिविजुअली किसी ब्लड प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो उसको हम वो इन्फ्यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होने चाहिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होने चाहिए आरबीसी। अगर हम किसी पेशेंट को पीआरबीसी दे रहे हैं तो वो भी ब्लड का ही टाइप है, पीआरबीसी दे सकते हैं। डब्ल्यूबीसी ग्रेनुलोसाइट्स देते हैं, प्लाज्मा भी देते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हम पेशेंट को देते हैं। तो ये तीनों क्या है, ऑप्शन सही है कि ब्लड के अंदर ये तीनों भी, वूल ब्लड के साथ तो तीनों चले जाते हैं, साथ के साथ अगर हम इंडिविजुअली भी देते हैं तो ये तीनों चीज़ें हम ट्रांसफ्यूज करते हैं नॉर्मली हमारे हॉस्पिटल सेटिंग्स में। नॉर्मली जो भी पेशेंट केयर के अंदर पेशेंट केयर में हम ये तीनों कंपोनेंट्स, ब्लड के जो तीनों कंपोनेंट्स हैं इनको हम क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, जो कि राइट आंसर इसका होगा ऑल ऑफ दीज। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को पूरा आंसर करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए ब्लड ग्रुप, कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है कि ब्लड ग्रुप क्या चीज़ है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट वन है सेट ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंटीजन, एक ऐसा सेट है ल्यूकोसाइट एंटीजन्स का सेट है। नेक्स्ट है सेट ऑफ इरिथ्रोसाइट्स एंटीजन, या सेट ऑफ इरिथ्रोसाइट्स एंटीजन है कि इरिथ्रोसाइट के ऊपर जो एंटीजन्स होते हैं उनका सेट है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड है सेट ऑफ एक्वायर्ड एंटीजन, सेट ऑफ एक्वायर्ड एंटीजन जो पेशेंट ने एक्वायर किए हो, अपनी इम्यूनिटी के थ्रू एक्वायर कर रखे हो, उन एंटीजन्स का कोई सेट है, क्या है ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट वन है वे प्रोटीन, कोई प्रोटीन है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप क्या होता है। ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हैं जब भी हम पेशेंट का एबीओ ग्रुपिंग टेस्ट करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड लेकर के जो भी एंटीजन ए, बी और डी इन एंटीजन्स के अंदर में डालते हैं, तीनों डॉट पे डालते हैं। जैसे एंटीजन डालते हैं तो इनमें जिसमें भी अग्लूटिनेशन रिएक्शंस आपको देखने को मिलती है तो उन सब के अंदर क्या है, वो क्या है उसका, जिसमें रिएक्शन देखने को नहीं मिली वो उसका ब्लड ग्रुप होता है। तो अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले ऑप्शन में पूछा गया है कि सेट ऑफ ल्यूकोसाइट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी की सरफेस पे या डब्ल्यूबीसी की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट
नहीं होता है, ठीक है। WBC एक इम्यूनिटी का काम करती है। सेट ऑफ इरिथ्रोसाइट्स एंटीजन, सेट ऑफ इरिथ्रोसाइट एंटीजन का मतलब है कि आरबीसी की जो सरफेस होती है, आरबीसी की जो सरफेस होती है उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के एंटीजन्स पाए जाते हैं और वो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ब्लड ग्रुप के डिटर्मिनेशन के लिए। तो इसीलिए सेट ऑफ इरिथ्रोसाइट एंटीजन, ये ऑप्शन सही होने के चांसेस है। नेक्स्ट वन है सेट ऑफ एक्वायर्ड एंटीजन, सेट ऑफ एक्वायर्ड एंटीजन, यहाँ पे ब्लड ग्रुप पे कुछ भी ऐसा है कुछ नहीं है जो एक्वायर्ड किया जाता है, जो ब्लड ग्रुप है वो इनबॉर्न इनेट इम्यूनिटी के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट वन है वे प्रोटीन एंटीजन्स हैं, वो वे प्रोटीन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा, जिस ऑप्शन के करेक्ट होने के चांसेस है वो है कि सेट ऑफ इरिथ्रोसाइट एंटीजन, सेट ऑफ इरिथ्रोसाइट एंटीजन है, ये यहाँ पे करेक्ट होने के चांसेस है। तो आइए हम आंसर चेक करते हैं। हम देखते हैं सेट ऑफ इरिथ्रोसाइट एंटीजन। तो ब्लड ग्रुप क्या है, एक सेट ऑफ इरिथ्रोसाइट एंटीजन है। आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन पाए जाते हैं वही एंटीजन क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हैं। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। When preparing patient for blood transfusion, it is necessary, जब भी हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उस समय कौन सी ऐसी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सा ऐसा काम है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है डन द ब्लड एंड यूरिन एनालिसिस, कि जब भी आप किसी पेशेंट के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने जा रहे हो तो उसके आपको ब्लड और यूरिन उनके एनालिसिस करने हैं, चेक करने हैं, टेस्ट करने हैं। नेक्स्ट वन है कलेक्ट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री, उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट वन है कलेक्ट द ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, पेशेंट की ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री भी चेक करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ अबव, जब भी हम ऑल ऑफ अबव यानी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। देखते हैं अब हम इनको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हेन प्रिपेयरिंग पेशेंट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब भी हम किसी पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने जा रहे हैं तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा नेसेसरी क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या बोल रहा है, डन द ब्लड एंड यूरिन एनालिसिस। बिल्कुल, हमें ब्लड और यूरिन एनालिसिस करके रखते हैं, ब्लड एनालिसिस करके रखते हैं कि इसमें कितना हीमोग्लोबिन है, कितना हीमेटोक्रेटिक है, WBC का क्या काउंट है, प्लेटलेट का क्या काउंट है, उसी से हमें ब्लड लगाना है, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है या नहीं करना है उसका हमें पता लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्ट द, तो ऑप्शन फर्स्ट भी करेक्ट हो सकता है, कलेक्ट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री। बिल्कुल, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री करनी है, कलेक्ट करनी है। जब भी हम, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेज में हमने देखा है कि जब भी हम पेशेंट के पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जा रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें पेशेंट से उसका नाम पूछना है, साथ के साथ हमें पेशेंट से पूछना है कि आपने अभी तक इससे पहले कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिया है, क्या आपको कभी ब्लड लगाया गया था, ठीक है। ब्लड लगाया गया, उसके बाद आपको कोई रिएक्शंस हुए थे, ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट से पूछनी है, ताकि हमें पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में अगर पता होगा तो हम पेशेंट को होने वाली जो भी कॉम्प्लिकेशन है, जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उनसे हम पेशेंट को बचा सकते हैं। तो ये भी हमें हिस्ट्री है पेशेंट से, ये पूछना है, ये हिस्ट्री भी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हमें कलेक्ट करनी होती है। नेक्स्ट वन है कलेक्ट द ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री इन केस ऑफ फीमेल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हमें ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री कलेक्ट करनी है। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री इसलिए कनेक्ट करनी है कि हमने पूछना है कि भाई RH पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ बेबी आपको हुआ है या नहीं हुआ है, आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री रही है जिसमें RH पॉजिटिव नेगेटिव बेबीज है वो हुए हो। तो ये तीनों चीज़ें हमें क्या करनी है, पूछनी है। तो इस कंडीशन के अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिए आंसर देखते हैं, ऑल ऑफ अबव। ये सारी हिस्ट्री हमें पेशेंट से पूछनी है। हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने जा रहे हैं तो उस समय हमें क्या करना है, उस समय हमें करना है पेशेंट की ब्लड और यूरिन एनालिसिस भी करके आना है, ठीक है। साथ के साथ पेशेंट की ब्लड ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री, पेशेंट की प्रीवियस ब्लड ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री, उसके बारे में भी हमें पूछना है। एंड कलेक्ट द ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, और पेशेंट की ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री भी, इन केस ऑफ फीमेल पेशेंट की ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री भी हमें पता करनी है। तो ये सारे तीनों ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। तो ऑल ऑफ अबाउ इसमें राइट आंसर होगा। आइए आगे चल के नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफाई द एक्सेप्टेबल रूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें क्वेश्चन में ये एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कोई स्पेसिफिक रूट क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कोई स्पेसिफिक रूट है तो वो कौन सा रूट है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए स्पेसिफिकली यूज किया जाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं, इंट्रावीनस रूट, सबक्यूटेनियस रूट, एपिड्यूरल रूट और एंट्रल रूट। जैसा कि हम सब जानते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा रूट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो रूट यूज किया जाता है वो है, देखिए पहला एंट्रल रूट, पेशेंट को जीआई ट्रैक्ट के थ्रू कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ही ब्लड स्टमक के अंदर जाएगा डाइजेस्ट कर दिया जाएगा।
एपिड्यूरल रूट कभी नहीं, एपिड्यूरल तो हीमेटोमा होता है, बहुत कॉम्प्लिकेशन कंडीशंस हो जाती है वहाँ, उस रूट से ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रूट होता है, ठीक है। सबक्यूटेनियस रूट होगा तो पेशेंट जो ब्लड है वो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर ही एक्यूमुलेट होके रह जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन है इंट्रावीनस रूट। तो इंट्रावीनस रूट है, हम सब जानते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो स्पेसिफिकली जो हमारा रूट होगा वो रूट कौन सा होगा, इंट्रावीनस रूट है। तो इसके लिए जो इंट्रावीनस रूट है वही हमें सेलेक्ट करना है, ब्लड किसी और रूट से ट्रांसफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आइए आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर इज इंट्रावीनस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी ऑफ द एबीओ सिस्टम इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस। इसमें जो एग्जामिनर है वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि जो एबीओ सिस्टम के अंदर जो एंटीजन एंटीबॉडी है, एंटीजन एंटीबॉडी जो डिटरमाइन करते हैं एबीओ सिस्टम के अंदर, उसका इंपॉर्टेंस क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एबीओ सिस्टम के अंदर जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस या एंटीजन जो एंटीबॉडी हम टेस्ट करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, तो उसके क्या इंपॉर्टेंस है ये एग्जामिनर हमसे पूछना चाह रहा है। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट वन ऑप्शन, कैरेक्टराइज द स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म, उसको उसकी स्टेट को या उसकी वो किस कंडीशन के अंदर, मतलब जिस उसकी क्या स्टेट है, उसका क्या काउंट चल रहा है, वो किस लेवल पे इन्फेक्ट कर रहा है, ये देखने के लिए। डिटरमाइन द कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड की कॉम्पेटिबिलिटी चेक करने के लिए हम एबीओ सिस्टम में एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं। थर्ड वन है अलाउ द डिटरमाइन द रिक्वायरिंग अमाउंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एबीओ सिस्टम के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी का यूज, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है वो ये पता लगाने के लिए किया जाता है क्या कि पेशेंट को कितना ब्लड हमें ट्रांसफ्यूज करना है, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ देखते हैं, ऑल ऑफ अबव आर ट्रू। क्या ये सारे सही है? तो अब देखिए डिस्कस करते हैं। करेक्टराइज द स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमसे ये एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि जब भी हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो एबीओ सिस्टम के अंदर जो पेशेंट का ब्लड ग्रुप करवाते हैं, एबीओ करवाते हैं, बीजी लिख के भेजते हैं हम, ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग करवाते हैं। तो ब्लड ग्रुपिंग के अंदर क्या किया जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट किए जाते हैं कि कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस के ऊपर। तो उस टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों किया जा रहा है, ये हमसे पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब एबीओ टेस्ट क्यों किया जा रहा है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन है कैरेक्टराइज द स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा कुछ भी नहीं बताता है जो आपका एबीओ सिस्टम है, एबीओ सिस्टम के अंदर जो भी है वो ऐसा कुछ भी नहीं बताते। जो एबीओ सिस्टम के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं बताती हैं। वो किसके बारे में बताती हैं, वो हमें बताती हैं कि आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। तो ये ऑप्शन होने के चांसेस तो हो गए कम। नेक्स्ट वन है डिटरमाइन द कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ ट्रांसफ्यूज ब्लड। बिल्कुल ये होने के चांसेज है कि डिटरमाइन द कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ द ट्रांसफ्यूज ब्लड, क्योंकि हम ब्लड ग्रुप क्यों करवा रहे हैं, एबीओ सिस्टम क्यों करवाते हैं, एबीओ टेस्ट क्यों करवाते हैं, इसीलिए तो करवाते हैं कि भाई किस पेशेंट को कौन सा ब्लड लगाना है उसका हमें पता लग जाए, ठीक है। तो ये होने के चांसेज हैं। आगे देखते हैं। अलाउ टू डिटरमाइन द रिक्वायर अमाउंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इससे एबीओ सिस्टम से या ब्लड ग्रुप से हम ये थोड़ी पता लगा सकते हैं कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन कितना है, पेशेंट को कितना ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की ज़रूरत। तो ये होने के भी चांसेस कम है। नेक्स्ट वन है ऑल ऑफ अबव आर ट्रू। तो इसमें से अपन ने दो तो गलत ही कर दिया, तो ऑल ऑफ अबव वाला तो ऑटोमेटिकली ही रॉन्ग हो गया। तो आइए अब आंसर देखते हैं। आंसर है डिटरमाइन द कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ द ट्रांसफ्यूज ब्लड। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि एबीओ सिस्टम ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले एबीओ सिस्टम के अंदर जब हम एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं वो क्यों करवाते हैं, टू डिटरमाइन द कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ द ट्रांसफ्यूज ब्लड। जो भी ब्लड हम ट्रांसफ्यूज करने जा रहे हैं उस वो ब्लड रिसिपिएंट के ब्लड के साथ कितना कॉम्पेटिबल है उसके बारे में हम पता लगाने के लिए ये टेस्ट है वो किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PRBC have been prescribed for a client with low hemoglobin and low hematocrit level. The nurse take the client's temperature before starting the blood transfusion and record 100.6 degree Fahrenheit orally. Which of the following is the appropriate nursing action? आइए क्वेश्चन को समझते हैं।
पहले जो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है, देखिए क्या बताया गया, पहले एग्जामिनर ने क्या सिनेरियो यहाँ पे हमारे सामने क्रिएट किया गया है वो देखिए। PRBC हैव बीन प्रेस्क्राइब फॉर ए क्लाइंट, एक पेशेंट है जो कि वार्ड में एडमिट है, उसको PRBC एडमिनिस्टर करनी है, ठीक है। PRBC एडमिनिस्टर करनी है, उसका PRBC है वो हमने ब्लड बैंक से रिलीज करवा करके मंगवा लिया ABO कॉम्पेटिबल के अकॉर्डिंग, ठीक है साहब। नेक्स्ट क्या है, जो पेशेंट है उसको क्यों PRBC क्यों प्रेस्क्राइब की गई, क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन और जो हीमोक्रेटिक लेवल है HCT और HB ये दोनों लेवल क्या है उसके कम है। तो नर्स है ये PRBC हुआ, ठीक है। अब नर्स ने क्या किया, नर्स ने पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले, जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर स्टडी किया है कि किसी भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले हमें क्या करना है, पेशेंट के वाइटल साइन कलेक्ट करना है। वाइटल साइन में टेम्परेचर भी कलेक्ट करेंगे, या तो टेम्परेचर जैसे ही नर्स ने टेम्परेचर कलेक्ट किया, जैसे ही नर्स ने पेशेंट का टेम्परेचर लिया तो नर्स ने पाया कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो 100.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है ओरली, ठीक है। मुंह के द्वारा जो टेम्परेचर है, थर्मामीटर को मुंह में रख के जो टेम्परेचर लिया जाता है उसको ओरली टेम्परेचर बोल रहे हैं। तो ओरली जो टेम्परेचर है वो 100.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। नॉर्मली कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो मतलब 2 डिग्री बढ़ा हुआ है, मतलब हाइपर पायरेक्सिया या हाइपरथर्मिया है पेशेंट को, मतलब फीवर है पेशेंट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन। अब नर्स को क्या करना चाहिए, जब नर्स ने ये पाया वाइटल साइन के चेक करने के दौरान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले जो वाइटल साइन चेक किए थे उनके दौरान नर्स ने ये पाया कि नर्स जो पेशेंट है उसका क्या है, ब्लड जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या है, बढ़ा हुआ है। पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या है, बढ़ा हुआ है। तो नर्स अब कौन सा नर्सिंग एक्शन अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। आइए ऑप्शन देखते हो। स्टार्ट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज प्रेस्क्राइब, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर दो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है डिले द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड नोटिफाई टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोक दो और डॉक्टर जो भी कंसर्न डॉक्टर है, जो भी उनके कंसर्न डॉक्टर है उनको इन्फॉर्म कीजिए कि सर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वाइटल साइन लिए तो पेशेंट की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ है, पेशेंट को फीवर है और 100.6 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर आ रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें जो ऐसी सिचुएशन है उसमें हमने क्या किया, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको इन्फॉर्म कर दिया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एडमिनिस्टर द एंटीहिस्टामिन एंड स्टार्ट द ट्रांसफ्यूजन, कि कुछ नहीं करना है, पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, हमने पेशेंट को एंटीहिस्टामिनिक ड्रग दे दी। एंटीहिस्टामिनिक में हमने कौन सी देखी थी ड्रग, हमने कौन सी ड्रग देखी थी, कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कौन कौन सी 2 मेडिसिन थी जिनका हमने नाम लिया था। हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किए थे कि ये पेशेंट के पास हमेशा होनी चाहिए जब भी हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पेशेंट को एंटीहिस्टामिनिक ड्रग एडमिनिस्टर कर देंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम स्टार्ट कर देंगे। चौथा ऑप्शन क्या कहता है, चौथा ऑप्शन कहता है कि एडमिनिस्टर द एसिटामिनोफेन एंड स्टार्ट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेशेंट को एसिटामिनोफेन दे दो, ठीक है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर दो। तो आइए अब हम देखते हैं 1 बाय 1 हम इन ऑप्शंस को हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन हम ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट वन हमारा है ऑप्शन, देखिए एडमिनिस्टर द एसिटामिनोफेन एंड स्टार्ट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो एसिटामिनोफेन पैरासीटामोल का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो एडमिनिस्टर द एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल दे दो पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले और स्टार्ट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। तो ये हो गया रॉन्ग। एडमिनिस्टर द एंटीहिस्टामिनिक एंड स्टार्ट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। एंटीहिस्टामिनिक हमने कौन सी एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के बारे में डिस्कस किया था पहले, डाइफेनहाइड्रामाइन, उस ड्रग के बारे में हमने स्टडी किया था। एसिटामिनोफेन और डाइफेनहाइड्रामाइन हमेशा पेशेंट के, जब भी किसी भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो उस समय पेशेंट के बेड साइड पे अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों मेडिकेशंस जो भी एलर्जिक रिएक्शन है उनमें उनको काउंटर करने के लिए या फिर उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ सकती है। मान लीजिए जब भी पेशेंट के अंदर अचानक से ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है और अचानक से पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गई, तो हम ये दोनों मेडिकेशन है इनका यूज करते हैं, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम दोनों मेडिकेशन का यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन भी यहाँ तो गलत है, यहाँ पे तो ये ऑप्शन गलत है कि पेशेंट को एंटीहिस्टामिनिक या एसिटामिनोफेन दे दो और पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दो, ये तो दोनों ऑप्शन ही गलत हो गए। नेक्स्ट वन है डिले द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड नोटिफाई टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोकना है और नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये होने के पूरे चांसेज है। नेक्स्ट वन है, हो सकता है कि ये करेक्ट हो, तो इसको हम एक बार डॉट लगा करके रख लेते हैं।
दो तो हमने एलिमिनेट कर दिए, दो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तीसरा ऑप्शन हमने देखा तो हमें लग रहा है कि वो हो सकता है। नेक्स्ट वन है स्टार्ट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज प्रेस्क्राइब्ड, या जो भी हमें प्रेस्क्राइब हुआ है कि हाँ बस डॉक्टर ने लिखा है हमें तो करना है तो करना ही है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत है। ऐसा कभी नहीं करना है, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले वाइटल साइन लेने, क्योंकि ये हमारी प्रायर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। यही हमारा एज ए नर्स वहाँ पे रोल होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, ठीक है। तो हमने देखा ये ऑप्शन, हमारा ऑप्शन 2 है, वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि 3 हमने एलिमिनेट कर दीजिए। जब भी आप एग्ज़ाम के अंदर पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप ये एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करके भी पेपर को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको, मान लीजिए आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन का आपको राइट आंसर नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि ये तो नहीं है, ये दो तो नहीं है, या फिर ये एक नहीं है, तो आप जब 4 ऑप्शन मिले हुए हैं और एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कर रहे हो तो आप सबसे पहले उन चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद 1 बाई 1 एलिमिनेट करते जाओ कि ये नहीं हो सकता। जैसे कि अभी हमने एलिमिनेट किए थे, लास्ट वाले 2 ऑप्शन थे कि ये पढ़ा एसिटामिनोफेन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हमने देखा कि ये नहीं हो सकता। उसके बाद एंटीहिस्टामिनिक दे दो और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ये दोनों तो सेम से ही ऑप्शन हो गए। यहाँ एसिटामिनोफेन दिए और यहाँ पे एंटीहिस्टामिन, तो ये भी हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास क्या है, 2 ऑप्शन बच गए। इन 2 ऑप्शन की वजह से हमारा ये वाला क्वेश्चन है उसके राइट होने के कितने चांसेस हो गए, 50%, ठीक है। और अगर मान लीजिए ऐसे ही देखते कि यार मुझे आता नहीं है, मैं कैसे करूं, या तो इसको छोड़ दो, पास करके आगे निकल जाओ, या फिर इसको अगर आप करके जाओगे आपको आ नहीं रहा है तो आप गलत लगाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब है नेगेटिव मार्किंग को इन्विटेशन दे देंगे। तो इससे अच्छा है एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करके भी हम पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है डिले द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड नोटिफाई टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासों में देखा है कि हमें क्या करना है, जैसे ही हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने जा रहे हैं तो पेशेंट के हमें वाइटल साइन लेने, और वाइटल साइन जब भी हम पेशेंट के ले रहे हैं तो हमें बॉडी टेम्परेचर नोट करेंगे, अगर बढ़ा हुआ मिलेगा और फीवर वगैरह किसी भी वाइटल साइन में कोई भी अल्ट्रेशन मिलेगा तो हमें तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करना है, नोटिफाई करना है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट नहीं करना है। यही हमारी एज ए नर्स प्रायर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A client with the severe blood loss, a client with the severe blood loss resulting from the multiple trauma। एक पेशेंट आ रहा है जिसको सीवियर ब्लड लॉस है, एक पेशेंट है जिसको सीवियर ब्लड लॉस है, और ये सीवियर ब्लड लॉस किस वजह से हुआ है, मल्टीपल ट्रॉमा हो गया उसको, इस वजह से उसको क्या हो गया, ब्लड लॉस है। रिक्वायर रैपिड ट्रांसफ्यूजन ऑफ सेवरल यूनिट ऑफ द ब्लड्स। और अब उस पेशेंट को क्या चाहिए, सेवरल यूनिट, मतलब मल्टीपल यूनिट चाहिए उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए, ताकि उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सके, उसकी जान बचाई जा सके, ठीक है। और वो जो भी सेवरल यूनिट्स है वो हमें काफ़ी रैपिडली ट्रांसफ्यूज करनी है। तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द नर्स आस्क अनदर हेल्थ केयर टीम मेंबर टू ऑब्टेन विच डिवाइस फॉर यूज ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर टू हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियक डिसअरिथमिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, समझिए क्वेश्चन को कि एक पेशेंट आ रहा है हमारे पास, सीवियर ब्लड लॉस है। अब ये सीवियर ब्लड लॉस क्यों हुआ है पेशेंट को, मल्टीपल ट्रॉमा की वजह से हो गया, ठीक है। सिनेरियो समझिए, सबसे पहले जो सीन बनाया जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा, उस सीन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ तक इस लाइन में हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया है, बस एक कंडीशन बताई हुई है, ठीक है। अब देखिए, रिक्वायर, मल्टीपल ट्रॉमा की वजह से पेशेंट के अंदर सीवियर ब्लड लॉस हो गया, उस वजह से क्या हुआ पेशेंट को, मल्टीपल यूनिट। पेशेंट को क्या जरूरत है, रैपिड ट्रांसफ्यूजन ऑफ सेवरल यूनिट ऑफ द ब्लड। सेवरल यूनिट को बोल दिया हमने मल्टीपल यूनिट्स, और रैपिड का मतलब है जल्दी जल्दी ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा पेशेंट की, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से जान भी जा सकती है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन हो जाए, द नर्स आस्क अनदर हेल्थ केयर टीम मेंबर को, अपने हेल्थ टीम मेंबर के दूसरे मेंबर से क्या बोलेगी या क्या बोल सकती है, क्या बात कर सकती है। देखिए, to obtain which device for using during the transfusion procedure help to reduce the risk of cardiac dysarrhythmia। प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने ध्यान से स्टडी किया है तो आप समझ जाओगे इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि पेशेंट के अंदर हमें मल्टीपल यूनिट्स हैं वो ब्लड के ट्रांसफ्यूज करने, और पेशेंट को हमें डिसअरिथमिया से बचाना है। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड हो रहा है, आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं, हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वन ऑप्शन है पल्स ऑक्सीमीटर, इसमें तो आंसर आ ही गया।
पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्यूजन कंट्रोल, कार्डियक मॉनिटर और ब्लड वार्मिंग डिवाइस। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पेशेंट के अंदर जब भी मल्टीपल यूनिट्स ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं तो ब्लड बैंक से तो क्या होता है, ब्लड आता है, वो आता है ठंडा, काफ़ी कूल है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट के अंदर हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ऐसा का मतलब जैसे ब्लड जो ब्लड है वो हमेशा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के ऊपर ही ट्रांसफ्यूज किया जाता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर होता है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ब्लड है उसको ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा ब्लड लगाएंगे तो पेशेंट के अंदर कार्डियक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कार्डियक रिएक्शंस होंगी। कार्डियक रिएक्शंस में कौन सी रिएक्शंस होंगी, डिसरदमिया देखने को मिलता है। अगर आप पेशेंट को ठंडा ब्लड लगाते हो तो पेशेंट के अंदर आपको कार्डियक डिसरदमिया देखने को मिलता है। अब उस कार्डियक डिसरदमिया को प्रिवेंट करने के लिए नर्स अपने टीम मेंबर के साथ या अपने साथी को बोल सकती है कि आप जाइए और पेशेंट के लिए ब्लड वार्मिंग जो डिवाइसेज हैं, जो स्पेशली ब्लड को वार्म करने के लिए डिज़ाइन जो डिवाइसेज हैं, उन डिवाइसेज को वो लेकर के आए ताकि हम पेशेंट को मल्टीपल यूनिट्स जब भी लगा रहे हैं तो हम पेशेंट को नॉर्मल टेम्परेचर जो भी ब्लड है उसका टेम्परेचर नॉर्मल करके ही हम अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू पेशेंट बॉडी टेम्परेचर जो ब्लड है उसका टेम्परेचर नॉर्मल करके पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करें ताकि पेशेंट को हम कार्डियक डिसरदमिया से बचा सके। तो पल्स ऑक्सीमीटर का यहाँ पे कोई इतना रोल नहीं है। इन्फ्यूजन कंट्रोलर हो सकता है बट हमें क्या करना है, रैपिड करना है। इन्फ्यूजन कंट्रोलर का यूज़ कब करना है, इन्फ्यूजन कंट्रोलर का यूज़ तब करना है जब हमें एक अप्रोप्रिएट पर्टिकुलर रेट से, एक कॉन्स्टेंट रेट से हमें जब भी पेशेंट के अंदर ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना हो तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, इन्फ्यूजन पंप का यूज़ करना है। कार्डियक मॉनिटर, इन केस ऑफ मल्टीपल ट्रॉमा आईसीयू के अंदर ये चीज़ें प्रोसीजर होती हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। कार्डियक मॉनिटर्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं और जब भी हम ब्लड वगैरह लगा रहे हैं और ऐसे मल्टीपल यूनिट्स ट्रांसफ्यूज करने होते हैं तो हमें पहले से हम वेल नोन है कि हो सकता है पेशेंट के अंदर डिसरदमिया होने के चांसेज हो तो हम पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर तो लगा के रखते हैं। तो ब्लड वार्मिंग डिवाइस की हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि ब्लड वार्मिंग डिवाइस हमें रखेंगे क्योंकि हमें मल्टीपल यूनिट से वो ब्लड ट्रांसफ्यूज करने हैं, ठीक है। और मल्टीपल यूनिट ट्रांसफ्यूज करेंगे तो हमें ब्लड का जो टेम्परेचर है उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ला करके ही फिर हमें ट्रांसफ्यूजन करेंगे ताकि हम पेशेंट को कार्डियक डिसरदमिया से हम पेशेंट को बचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, एक क्लाइंट रिक्वायर्ड सर्जरी इज एंजियस अबाउट द पॉसिबल नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक पेशेंट है, वो टेंशन में बैठा है कि उसको जब उसकी सर्जरी होनी है, एक क्लाइंट है उसकी सर्जरी होनी है और उसको टेंशन हो रखी है कि वो एंजियस है, ठीक है। वो टेंशन में बैठा है कि उसको अगर सर्जरी के दौरान ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, ड्यूरिंग और आफ्टर द सर्जरी के अंदर और सर्जरी के बाद, तो एक नर्स उसे क्या सजेस्ट करे, ठीक है। आफ्टर द सर्जरी द nurse suggest which of the following to reduce the risk of possible transfusion complication। कि possible transfusion complications को अगर बचाना हो तो एक नर्स कैसे इसको कौन सा जो वे है उसे सजेस्ट कर सकती है। तो हम सब देखते हैं, नेक्स्ट हम ऑप्शन देखते हैं। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि एक पेशेंट है, वो एनजीएस है, ठीक है। किस बारे में एनजीएस है, कि मुझे ब्लड की ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी में उसका ऑपरेशन होना है और उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी या पड़ सकती है, वो इस चीज़ के बारे में एनजीएस है, ठीक है। जैसे ही ऑपरेटिव प्रोसीजर होते हैं वो ऑलरेडी पेशेंट के लिए बहुत एनजीएस होते हैं क्योंकि उनको कुछ नॉलेज नहीं होता। आप बता भी देते हैं तो आप कंसेंट फॉर्म साइन करवाते हैं, उस टाइम पे आप सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट को, लेकिन पेशेंट है फिर भी नहीं जान पाते, उनको इतना पता नहीं होता बॉडी के एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में, क्या प्रोसीजर होने जा रहा है, कैसे होगा, क्या रिस्क होंगे, ठीक है, सब बताते हैं। लेकिन फिर भी सब बताते हैं तो उस वजह से ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि ये भी होने के चांसेज हैं, हो ना हो बात की बात है, लेकिन पेशेंट एनजीएस हो जाता है। तो उस दौरान पेशेंट, अब इस सिनेरियो में जो हमारा जो क्वेश्चन है, इस सिनेरियो में पेशेंट है वो एनजीएस किस चीज़ से है कि भाई सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद अगर मुझे ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो मैं ब्लड कहाँ से लाऊंगा, कैसे करूँगा। तो नर्स, और मान लीजिए किसी और का ब्लड लगाया जाए तो उसको क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो सकती है, होने के चांसेज है, ठीक है। ज़रूरत पड़ी, मान लीजिए आपने लगाया किसी और का ब्लड, तो अब नर्स उसे क्या सजेस्ट करे कि पेशेंट की एंजाइटी है वो भी कम हो जाए। तो देखिए नर्स का पहला काम है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, गिव एन ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन बिफोर द सर्जरी। की कोई ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन है, हमने ब्लड डोनेशन के टाइप पढ़े थे, ठीक है, ऑटोलोगस, ब्लड सैल्वेज और डेजिग्नेटेड डोनर, ये 3 टाइप के ब्लड डोनेशन होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है गिव एन ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन बिफोर द सर्जरी, सर्जरी से पहले अपना खुद का ब्लड डोनेट कर दो।
आस्क ए फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर टू डोनेट द ब्लड अहेड ऑफ टाइम। जब भी ज़रूरत पड़े तो पेशेंट है वो अपनी फैमिली से बोल सकता है कि फैमिली या फ्रेंड से बोल सकता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप मेरे लिए ब्लड डोनेट कर दीजिएगा। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? थर्ड ऑप्शन कहता है कि टेक आयरन सप्लीमेंट बिफोर सर्जरी टू बूस्ट हीमोग्लोबिन लेवल। ठीक है, कि आप आयरन सप्लीमेंट लो सर्जरी से पहले टू बूस्ट द हीमोग्लोबिन लेवल, जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल है वो बूस्टअप हो जाएगा। फोर्थ वन है रिक्वेस्ट दैट एनी डोनेट ब्लड बी स्क्रीन ट्वाइस बाय द ब्लड बैंक। क्या हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो ब्लड है उसके जो ब्लड है रिक्वेस्ट दैट एनी डोनेटेड, कि जो भी डोनेटेड ब्लड है ब्लड बैंक के अंदर जो भी डोनेटेड ब्लड है जो भी, ठीक है, जो भी डोनेटेड ब्लड है उसको 2 बार स्क्रीनिंग की जाए, उसकी 2 बार जांच की जाए कि वो मेरे ब्लड के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है, और उसके बाद वो मुझे लगा दिया जाए। ये सारे ऑप्शंस हैं। तो अब एज ए नर्स हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इसके अंदर? देखिए इसमें देखिए, सबसे पहले एक क्लाइंट रिक्वायर्ड सर्जरी। ठीक है, ये अपने ऑप्शन पढ़ लिया कि पेशेंट को टेंशन हो रही है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड या ब्लड लॉस होने के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होगा, मुझे ब्लड कहाँ से मिलेगा, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को टेंशन हो रही है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है गिव एन ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन बिफोर द सर्जरी। सर्जरी से पहले आप खुद का ब्लड दे दो। हाँ, ये एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन है, पेशेंट अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं सर्जरी से पहले अगर उसका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा खासा हो। ठीक है, और सर्जरी में ब्लड लॉस के चांसेस हो तो ही वो डोनेट करे। ठीक है, कई बार कुछ ऐसी सर्जरी होती है जो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी होती है, उनके अंदर इतना ब्लड लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट वन है आस्क ए फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर टू डोनेट द ब्लड अहेड ऑफ टाइम। ठीक है, कि अपने फ्रेंड और फैमिली और फ्रेंड को बोल दे कि ब्लड डोनेट कर देना। लेकिन अब यहाँ पे ये दिक्कत आ सकती है कि पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ अगर मैच ना करे तो पेशेंट को ब्लड नहीं चढ़ा सकते, इस वजह से उसकी जान जा सकती है। तो ये ऑप्शन तो चांसेज है ना है, ये ऑप्शन चांसेज है कि हो सकता है। थर्ड है टेक आयरन सप्लीमेंट बिफोर सर्जरी टू बूस्ट हीमोग्लोबिन लेवल। एक दिन में आयरन थोड़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, एक दिन में आयरन इतना पावरफुल नहीं होता कि एक दिन के अंदर ही आपका हीमोग्लोबिन लेवल है तो 2-4 ग्राम हीमोग्लोबिन आपका बढ़ा करके रख दे सर्जरी से पहले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक, काफ़ी लंबे टाइम तक हमें 2 to 4 वीक्स के लिए हमें क्या होता है आयरन सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, तब जा करके हमारा हीमोग्लोबिन लेवल है वो आयरन सप्लीमेंट्स के थ्रू बूस्टअप होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि सर्जरी से पहले आपने एक टेबलेट आयरन दी और सर्जरी में ब्लड है वो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। ऐसा होने के चांसेस बहुत रेयर है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट दैट एनी डोनेटेड ब्लड बी स्क्रीन ट्वाइस बाय द ब्लड बैंक। ठीक है, एनी डोनेटेड ब्लड है वो 2 बार स्क्रीन करके पेशेंट को लगा दिया जाए। एनी डोनेटेड ब्लड कैसे लगा सकते हैं भाई? एनी डोनेटेड ब्लड क्यों लगाएंगे और कैसे लगाएंगे? एनी डोनेटेड ब्लड तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके पास वो आपके ब्लड बैंक के अंदर वो ग्रुप ही नहीं है जो पेशेंट का एबीओ सिस्टम के दौरान जो हमने ब्लड ग्रुप टेस्ट किया था, जो पेशेंट का ब्लड ग्रुप था, वो ब्लड ग्रुप आपके पास है ही नहीं। तो आप कैसे लगा सकते हो? चाहे उसको 2 बार करो चाहे 4 बार टेस्ट करो, वो तो रिएक्शन करेगा अंदर जाते ही। तो ये भी ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा है। तो अब हम इसका राइट आंसर देखते हैं। ठीक है, गिव एन ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन बिफोर द सर्जरी। ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन वाला ऑप्शन ही हमें पेशेंट को देना है कि आप अपना खुद का ब्लड डोनेट कर दीजिए सर्जरी से पहले, ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो हम आपका ही ब्लड आपको ट्रांसफ्यूज कर देंगे। इससे पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि पेशेंट का ही ब्लड है, हमने पेशेंट को ही दिया है। ठीक है, इससे पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शंस बहुत कम हो जाएंगे। साथ के साथ पेशेंट की जो एंजाइटी है अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड या फिर सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद जो ब्लड की नीड हो सकती है नहीं हो सकती है, ठीक है, उसके लिए जो टेंशन है वो दूर हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए क्लाइंट हैज प्रिस्क्रिप्शन टू रिसीव ए यूनिट ऑफ PRBC, पैक्ड RBC, PRBC. The nurse should obtain which of the following solution to hang with the blood product at the client bedside. इसमें हम एग्जामिनर इस क्वेश्चन में हमसे पूछना चाह रहा है कि एक पेशेंट है उसको PRBC लगना है, उसको PRBC का ट्रांसफ्यूज होना है, तो उस कंडीशन के अंदर नर्स PRBC के साथ साथ कौन सा दूसरा ऐसा सॉल्यूशन है जो PRBC के साथ हम पेशेंट की बेड साइड पर रखेंगे या पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हम पेशेंट को लगा सकेंगे या लगाते हैं।
ठीक है, तो आइए हम ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन या पीआरबीसी का जब ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट के अंदर कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो हमें पेशेंट की बेड साइड पे रखना है, और कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो हमें पेशेंट की पीआरबीसी के साथ हमें रन करना है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन ऑप्शन रिंगर लैक्टेट, आरएल हो सकती है, नॉर्मल सेलाइन 0.9% नॉर्मल सेलाइन, डीएनएस डेक्स्ट्रोजिन नॉर्मल सेलाइन, और 0.45% नॉर्मल सेलाइन। यहाँ पे कौन सा इसका राइट आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए, व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में स्टडी कर रहे थे तो हमें साफ साफ हिदायत दी गई थी कि जब भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है तो उस कंडीशन के अंदर हमें कोई अनोदर फ्लूइड, कोई एनी मेडिकेशन, कुछ भी हमें पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करना है। सिवाय हम क्या एडमिनिस्टर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं नॉर्मल सेलाइन। ये केवल ये एडमिनिस्टर हो सकता है ब्लड के साथ, या मान लीजिए आप स्टॉप कर रहे हो तो सिर्फ आप पेशेंट को थोड़ी देर के लिए आप नॉर्मल सेलाइन दो। ठीक है, लेकिन रिंगर लैक्टेट बिल्कुल भी नहीं देंगे, डेक्स्ट्रोज भी नहीं देंगे। हाफ एन एस बोलते हैं, 0.45 हाफ एन एस के करीब होती है, हाफ एन एस बोलते हैं इसको, ये भी बिल्कुल नहीं देने क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, हाफ एन एस एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो ये सारे रिएक्ट करेंगे ब्लड के साथ। तो हमें जब भी हम पेशेंट को पीआरबीसी हो या कोई ब्लड प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को सिर्फ हम एनएस दे सकते हैं। एनएस लगाने का हमारा मेन मोटिव क्या है कि जो वेन है उसको हम ओपन रख सकें, उसमें क्लॉट ना बने। ठीक है, तो ये हमें पेशेंट की बेड साइड पे रखनी है हमेशा। मान लीजिए रिएक्शन हो गई तो हम उस कंडीशन के अंदर अब नेक्स्ट क्या करें, मान लीजिए डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, डॉक्टर आएंगे तब तक तो हो सकता है कि जो वेन जिसमें ब्लड चल रहा था उसमें क्लॉट हो जाए। अब ब्लड बंद कर दोगे, ब्लड बंद करने के बाद हमारी नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, मान लीजिए किसी पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है वो हो चुके हैं। अब उस कंडीशन के अंदर हमने पिछली क्लासों में पढ़ा, उसमें देखिए पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करने के बाद हमारी सेकंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती थी कि हमें अब आईवी लाइन को ओपन रखना है। जिस आईवी लाइन के थ्रू हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे थे उस आईवी लाइन को हमें क्या करना, ओपन रखना है। क्यों ओपन रखना है, डॉक्टर आएंगे उसके बाद हमें बोलेंगे कि ये मेडिसिन पेशेंट को आप एडमिनिस्टर कीजिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप पेशेंट को क्विकली जो मेडिकेशन है वो एडमिनिस्टर कीजिए। तो उस कंडीशन के अंदर अगर हमारे पास कुछ वेनस असिस्ट अवेलेबल होना चाहिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी हम उसके थ्रू पेशेंट को जो भी मेडिकेशन है वो क्या कर सके, एडमिनिस्टर कर सके। तो इसके लिए हमें आईवी लाइन उसको ओपन रखना होगा। तो हमें सेकेंड वन क्या करना होगा, पेशेंट को एनएस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थर्ड वन हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई कर रहे हैं। तो इसमें हमसे यही पूछा गया कि ब्लड के साथ हम पेशेंट को कौन सा फ्लूइड लगा सकते हैं, तो वो लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सेलाइन हम पेशेंट को लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट, इसका राइट आंसर है 0.9% नॉर्मल सेलाइन। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स just receive a prescription to transfuse a unit of PRBC for a assigned client. Approximately how long will the nurse need to stay with the client to ensure that the transfusion reactions is not occurring? इस सिनेरियो में एग्जामिनर हमसे ये बता रहा है या हमसे ये पूछना चाह रहा है कि एक पेशेंट है उसको PRBC का ट्रांसफ्यूज होना है। ठीक है, और PRBC जब ट्रांसफ्यूजन हो रही है तो नर्स को पेशेंट के पास कितनी देर रुकना है कि नर्स को ये पता हो जाए, कि नर्स को ये पता लग जाए या पेशेंट का इतना ऑब्जर्वेशन हो जाए कि पेशेंट को उस पीआरबी से, जो भी हम पीआरबीसी पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उस पीआरबीसी से पेशेंट को कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो नर्स को पेशेंट के पास कितनी देर के लिए स्टे करना है। ठीक है, आइए वन बाई वन ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वन, 5 मिनट के लिए नर्स रुकेगी, 15 मिनट के लिए रुकना है, 30 मिनट के लिए या 45 मिनट्स के लिए। तो ये सारे अपने ऑप्शन है। तो इसमें हमने, यह वेल नोन है, हमने बहुत ही बार प्रीवियस क्लास में बहुत बार डिस्कस किया है कि जब भी किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है तो उस कंडीशन के अंदर हमें पेशेंट के पास सब एडमिनिस्टर करने से पहले पेशेंट के वाइटल साइन लेने, एडमिनिस्टर शुरू करना है। फिर उसके बाद हर 5 मिनट में हमें 15 मिनट तक हर 5 मिनट से पेशेंट के वाइटल साइन लेने, ताकि उसमें कोई चेंजेस हो तो हम फाइंड आउट कर सके। और मिनिमम हमने नोट लगा के बहुत बार पिछली क्लासों में डिस्कस किया हुआ है कि मिनिमम से मिनिमम, कम से कम हमें जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हो जाए उसके बाद हमें पेशेंट के पास कम से कम 15 मिनट के लिए रुकना है,
ताकि हम ये असिस्ट कर सकें कि पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रही है। मान लीजिए इन अदर केस हम देखते हैं, मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को रिएक्शंस हो रहे हैं एबीओ इनकॉम्पैटिबिलिटी या आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी की वजह से, आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी थी, कॉम्पैटिबिलिटी नहीं थी, इनकॉम्पैटिबिलिटी थी, इस वजह से क्या हुआ पेशेंट के अंदर रिएक्शन होंगे। तो वो रिएक्शन तो 50 ml ब्लड जैसे ही पेशेंट के अंदर जाता है तो उसके बाद वो रिएक्शंस आपको देखने को मिल सकती हैं। तो उस कंडीशन के अंदर तो 50 ml ब्लड से ही पेशेंट के अंदर रिएक्शन हो जाएंगी। तो 15 मिनट के अंदर 50 ml ब्लड है वो चला जाता है और पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने को मिल सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि जब पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट के पास नर्स को कम से कम पेशेंट के पास 15 मिनट के लिए रुकना होता है। ठीक है, नर्स को पेशेंट के पास 15 मिनट के लिए रुकना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो राइट आंसर है वो इसमें क्या है, 15 मिनट्स के लिए नर्स वो रुकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A client has received a transfusion of platelet. The nurse evaluate that the client is benefiting most from this therapy if the client exhibit which of the following. इसमें ये बताया गया है हमें कि जब भी हम एक पेशेंट है उसके अंदर उसके बारे में देखिए, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। ए क्लाइंट हैज रिसीव ए ट्रांसफ्यूजन ऑफ द प्लेटलेट, द नर्स इवेलुएट दैट द क्लाइंट इज बेनिफिटिंग मोस्ट फ्रॉम दिस थेरेपी इफ द क्लाइंट एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग। कि एक पेशेंट है उसको प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन किया गया। अब प्लेटलेट्स का जो ट्रांसफ्यूजन किया गया है तो उससे क्या क्लाइंट को बेनिफिट होगा। ठीक है, हम सब जानते हैं प्लेटलेट के फंक्शन, यहाँ पे रिलेटेड टू प्लेटलेट की जो भी फंक्शंस है उनके उससे रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है कि पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन हुए, उस प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्लाइंट को क्या बेनिफिट होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 by 1 हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वन ऑप्शन क्या है, इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किए हीमोग्लोबिन लेवल कैसे बढ़ जाएगा, तो ये ऑप्शन होने के चांसेस तो बहुत ही कम है। पेशेंट को प्लेटलेट दिए, हीमोग्लोबिन कब बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन तो आरबीसी के अंदर होता है, या तो आप वूल ब्लड दो तब बढ़ेगा या फिर पीआरबीसी दो, लेकिन आपने दिया क्या है, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट वन है इंक्रीज हिमेटोक्रोटिक लेवल, ये भी हीमोग्लोबिन से रिलेटेड ही आ गया। ठीक है, तो पीआरबीसी नहीं दिए, प्लेटलेट है, प्लेटलेट एडमिनिस्टर किए हैं, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किए, तो इस वजह से हमें क्या है कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की वजह से हिमेटोक्रोटिक लेवल भी नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज एलिवेटेड टेम्परेचर टू नॉर्मल। प्लेटलेट की वजह से टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, अगर आप WBC एडमिनिस्टर करते हैं तो हो सकता है इम्यूनिटी की वजह से पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ती है और इम्यूनिटी की वजह से हो सकता है पेशेंट का फीवर है वो कम हो सकता, ये भी नहीं है। नेक्स्ट वन है फोर्थ वन ऑप्शन है डिक्रीज ओजिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम द पंचर साइट। ठीक है, ये ऑप्शन चांसेज है, ये ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए वेल नोन है, हम सब जानते हैं कि प्लेटलेट का फंक्शन होता है ब्लड क्लोटिंग के अंदर। ठीक है, प्लेटलेट क्या करते हैं, प्लेटलेट क्या करते हैं, प्लग फॉर्मेशन करते हैं। प्लेटलेट क्या होता है, प्लेटलेट से ना जब भी ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे जा करके क्या करते हैं, जिस भी साइड से ब्लीड हो रही है पंचर साइड पे क्या करते हैं, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन करते हैं और ब्लड को स्टॉप करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं। तो जब भी हम किसी पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट की जो पंचर साइट है वहाँ से अगर ब्लड लीक होना, ब्लड है वो ऊजिंग होना मतलब हल्की हल्की लीकिंग चलती रहती है, उसे ऊजिंग बोलते हैं। तो ऊजिंग हो रही है, जब जैसे ही पेशेंट के अंदर ब्लड की जो ऊजिंग है वो कम हो जाएगी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के बाद, तो हमें क्या है इस चीज़ का हमें पता लग जाएगा कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने की वजह से पेशेंट के अंदर जो ब्लड की जो ऊजिंग हो रही थी वो बंद हो गई और पेशेंट को बेनिफिट हुआ है। तो इसका राइट आंसर आप देखिए डिक्रीज ऊजिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम द पंचर साइट, कि पंचर साइट से पेशेंट की जो ब्लड की ऊजिंग ऑफ ब्लड है वो पंचर साइट से कम हो गई है। इसका मतलब है कि पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने का बेनिफिट हुआ है। नेक्स्ट वन है एक्सक्यूशन, द नर्स डिटरमाइन दैट ए क्लाइंट इज हैविंग ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन। एक नर्स ने देखा कि एक पेशेंट है उसको ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन हो गए। आफ्टर द नर्स स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच एक्शन शुड इमीडिएटली टेकन बाय द नर्स। पिछली स्लाइडों में हमने डिस्कस कर लिया है लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं दोबारा इसको, कि एक पेशेंट है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा था या कोई भी ट्रांसफ्यूजन चल रही थी ब्लड कंपोनेंट्स की, उसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या हो गई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो गई। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होने की वजह से क्या हुआ, पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई। जैसे ही नर्स ने फाइंड आउट किया, नर्स ने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस अकर हैं, तो नर्स ने क्या इमीडिएटली ब्लड को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। अब सेकंड काम क्या करना होगा नर्स को, ये देखना है हमें। तो फर्स्ट वन ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन रिमूव द
आईवी लाइन, कि आईवी लाइन जिस आईवी लाइन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा था उसको हटा दो। नेक्स्ट वन है स्टार्ट द डेक्स्ट्रोज 5%, कि भाई पेशेंट को डेक्स्ट्रोज 5% है वो स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट वन है स्टार्ट नॉर्मल सेलाइन टू कीप वेन ओपन, ठीक है, वेन को ओपन रखने के लिए, तो वेन और कीप ओपन, टू वेन कीप ओपन, वेन को ओपन रखने के लिए हमें नॉर्मल सेलाइन चलाना है। फोर्थ ऑप्शन कहता है ऑब्टेन ए कल्चर फ्रॉम ब्लड बैग एंड ट्यूबिंग और ब्लड बैग से हमें क्या लेना है, कल्चर लेना है। तो देखिए इसके अंदर हम देखते हैं कि फर्स्ट वन ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि मान लीजिए सिनेरियो क्या है, क्वेश्चन क्या हमसे पूछा गया कि पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा था, उसकी वजह से पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गई। रिएक्शन होते ही नर्स ने फाइंड आउट कर लिया कि रिएक्शन है। रिएक्शन फाइंड आउट करते ही नर्स ने सबसे पहले क्या किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर दिया। अब नर्स को नेक्स्ट काम क्या करना है, प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन है। एम्स के नॉर्सेट 5 के अंदर प्री और मेन है, इस बार प्री और मेन 2 एग्जाम्स होने, तो प्री में और मेन एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। प्री के अंदर आपको हो सकता है 1 लाइनर क्वेश्चन या सिंपल क्वेश्चन देखने को मिले। तो प्लीज़ जो भी क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं इनके ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन है जिनका आपको आंसर नहीं आ रहा जो रिलेटेड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उनको पढ़ के रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देखिए हम क्वेश्चन देख रहे थे कि पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गई, नर्स ने ब्लड भी स्टॉप कर दिया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, नर्स को नेक्स्ट काम क्या करना है, तो उसमें देखिए रिमूव द आईवी लाइन को रिमूव कर दो। नहीं, आईवी लाइन को कभी भी रिमूव नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, डॉक्टर आएंगे, वो हमें बोलेंगे कुछ ना कुछ एडमिनिस्टर करने के लिए, कोई भी मेडिकेशन है उसको एडमिनिस्टर करने के लिए बोलेंगे, और एडमिनिस्टर करने के लिए हमें आईवी लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आईवी रूट ही सबसे क्विकली जो रेस्पॉन्स आता है मेडिकेशंस का वो आईवी रूट के थ्रू ही आता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी रहती है, ठीक है। रिमूव द आईवी लाइन, नहीं, कभी रिमूव नहीं करना है। स्टार्ट द डेक्स्ट्रोज 5%, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने स्टडी किया था कि जब भी पेशेंट को ब्लड या ब्लड कंपोनेंट कोई भी ट्रांसफ्यूज हो रहा है उस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सेलाइन लगा सकते हैं। तो ऊपर के 2 ऑप्शन तो हो गए एलिमिनेट। अब इस क्वेश्चन के राइट होने के चांसेस कितने हो गए, 50%। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, स्टार्ट नॉर्मल सेलाइन टू वेन कीप ओपन, नॉर्मल सेलाइन शुरू कर दो वेन को ओपन रखने के लिए। ये ऑप्शन हो सकता है, राइट नहीं है, पता नहीं है अभी, राइट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन है फोर्थ वन, ऑब्टेन ए कल्चर फ्रॉम ब्लड बैग एंड ट्यूबिंग्स। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस ध्यान से पढ़ी हैं तो आपने ये नोट किया होगा कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो सबके लास्ट का ऑप्शन है, ठीक है। सारे काम होने के बाद हम ब्लड बैंक का कल्चर लेते हैं और इन सबको ब्लड बैंक के अंदर भेज देते हैं, ताकि ब्लड बैंक इन पर फाइंड आउट कर सके कि जो भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई है वो किस वजह से हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्टार्ट द नॉर्मल सेलाइन टू कीप वेन ओपन, वेन को ओपन रखने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल सेलाइन को स्टार्ट करेंगे, ताकि पेशेंट के अंदर अगर एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर जैसे ही पहुंचते हैं उसके बाद वो हमें जो भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के लिए कहेंगे वो हम मेडिकेशन उस रूट के थ्रू, उसी आईवी लाइन के थ्रू हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर कर देंगे। नॉर्मल सेलाइन चलाने का यहाँ पे मेन पर्पज़ क्या है, नॉर्मल सेलाइन एडमिनिस्टर करने का पर्पज़ क्या है, या इन्फ्यूज़ करने का मेन पर्पज़ क्या है। यहाँ पे नॉर्मल सेलाइन इन्फ्यूज़ करने का मेन पर्पज़ यही है कि हम वेन को ओपन रखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट रिसीविंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज स्टार्ट वॉमिटिंग। एक पेशेंट है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, ठीक है जी, पेशेंट है, सिनेरियो समझिएगा, पेशेंट है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है और वो अचानक से उसने उल्टी करना शुरू कर दिया, उसने वॉमिटिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब नर्स ने क्या किया, बीपी चेक किया, पेशेंट ब्लड प्रेशर इज 90/50 mm ऑफ Hg, ठीक है, 90/90, 50 पेशेंट का सिस्टोलिक बीपी कितना है 90 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है 50 आ रहा है, ठीक है। mm ऑफ Hg पेशेंट का बीपी आ रहा है, पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो आ रहा है 100.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो नर्स ने डिटरमाइन दैट द क्लाइंट में एक्सपीरियंसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये कौन से कॉम्प्लिकेशन का इशारा है नर्स को कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से पेशेंट के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन हो गया है। तो देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते ही पेशेंट ने क्या किया, पेशेंट ने वॉमिटिंग करना शुरू कर दिया, पेशेंट का बीपी कम हो गया, मतलब वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन और हाइपरपायरेक्सिया, हाइपरथर्मिया, पेशेंट के अंदर फीवर देखने को मिल रहा है। अब आपको ये 3 साइन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये तीनों साइन कौन से ब्लड रिएक्शंस को, ब्लड कॉम्प्लिकेशन को
इंडिकेट करते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। सेप्टिसीमिया हो सकता है, मे बी चांसेज, हाइपरकैलेमिया, मे बी सर्कुलेटरी ओवरलोड, या फिर डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, तो डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है वो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कुछ दिनों के बाद आती हैं, कुछ दिन से लेके कुछ महीनों कुछ सालों के बाद आती हैं। तो ऑप्शन 4 तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो ख़त्म, मतलब एलिमिनेट हो चुका है। अब हमारे पास ऑप्शन बचे 3। सर्कुलेटरी ओवरलोड तीसरा ऑप्शन है, सर्कुलेटरी ओवरलोड। तो सर्कुलेटरी ओवरलोड के अंदर तो डिस्टेंडेड नेक वेन्स आती हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पल्मोनरी एडिमा के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, एडिमा देखने को मिलता है पूरी बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा कोई साइन हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा, ठीक है। तो सर्कुलेटरी ओवरलोड के सिम्टम्स भी हमें देखने को नहीं मिल रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया के अंदर रिलेटेड टू कार्डियक सिस्टम से सिम्टम्स आते हैं मोस्ट कॉमनली, लेथार्जी, मसल्स क्रैम्प्स होते हैं, पेशेंट को वीकनेस फील होती है, ऐसा भी हमें कुछ नहीं मिला। तो हमारे ऑप्शन 2, 3 और 4 तो हो गए गलत, ठीक है। ये तो बिल्कुल भी इसके राइट आंसर्स नहीं है। ऑप्शन बचा एक हमारे पास सेप्टिसीमिया, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या है, सेप्टिसीमिया। इसका राइट आंसर क्या है, सेप्टिसीमिया। इन केस ऑफ सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया इज इक्वल टू इन्फेक्शन, ठीक है। पेशेंट को अगर इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होगा, और इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पेशेंट के अंदर आपको हाइपोटेंशन देखने को मिल रहा है, और साथ के साथ जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट वगैरह उसकी वजह से पेशेंट के अंदर आपको वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है। तो ये जो भी साइन ऊपर दिए गए थे हमें क्वेश्चन में, ठीक है, जो भी सिम्टम्स थे, जो भी साइन एंड सिम्टम्स हमें क्वेश्चन के अंदर जो दिए गए थे, वो इंडिकेट कर रहे थे किसको, सेप्टिसीमिया को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स हैज जस्ट रिसीव ए यूनिट ऑफ पीआरबीसी फ्रॉम द ब्लड बैंक। एक नर्स को क्या हुआ, एक पीआरबीसी मिली है ट्रांसफ्यूजन करने के लिए टू एन क्लाइंट। एक पेशेंट को पीआरबीसी एडमिनिस्टर करनी है, ठीक है। ब्लड बैंक से अभी अभी ब्लड आया है, और उस ब्लड के अंदर उसमें ब्लड आया है, और उसमें क्या करना है, नर्स को उसका क्या करना है, नर्स को एक पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करना है। तो अब देखिए नर्स को जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है तो नर्स को क्या करना है, द नर्स केयरफुल टू सेलेक्ट द ट्यूबिंग स्पेशली मेड फॉर द ब्लड प्रोडक्ट्स दैट दिस ट्यूबिंग इज मैन्युफैक्चर्ड विथ, ठीक है। कि एक नर्स है उसको ब्लड लगाना है, तो नर्स को ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के लिए या पीआरबीसी एडमिनिस्टर करने के लिए नर्स को कौन सी ट्यूबिंग्स का यूज करना है वो यहाँ पर बताया गया है। नर्स को कौन सी ट्यूबिंग्स का यहाँ पर यूज करना है, तो वो सारा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि नर्स को कौन सी ट्यूबिंग का यूज़ करना है। ऑप्शन फर्स्ट, एन एयर वेंट, कि एयर आए उसके अंदर, ऐसी कोई ट्यूबिंग हो जिसमें एयर हो, ठीक है। एन इनलाइन फिल्टर, कोई फिल्टर वाली ट्यूबिंग्स यूज़ करनी है, या एक माइक्रो ड्रिप चैम्बर, ये यूज़ करना है। ऑप्शन फोर्थ कहता है कि ट्यूबिंग टू प्रोटेक्ट द ब्लड फ्रॉम लाइट, ठीक है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में या इस स्लाइड में आपको ऊपर एक इमेज दिखाई दे रही है, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट दिखाया गया है जो कि मोस्ट कॉमनली हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे खास क्या बात है कि इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट में बीटी सेट के अंदर क्या होता है, जो चेम्बर होता है उस चेम्बर के अंदर क्या है, एक इनलाइन फिल्टर लगा हुआ है, एक इनलाइन फिल्टर लगा हुआ है। और इस इनलाइन फिल्टर का काम क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं इस इनलाइन फिल्टर का काम क्या होता है, ठीक है। अगर आपके कमेंट्स आ रहे हैं तो मुझे लगेगा कि हाँ आप मेरी क्लासों को सीरियसली स्टडी कर रहे हो, और आगे भी मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक्स पे क्लास लेके आना चाहूँगा और आता रहूँगा, ठीक है। और जो भी आपको जिस भी टॉपिक को आप स्टडी करना चाहते हैं, मेरे से पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे उस टॉपिक को सजेस्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं ज़रूर उस टॉपिक के ऊपर अपने लेक्चर वीडियोस तैयार करूँगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। तो इसके अंदर क्या है, इनलाइन फिल्टर, और इस इनलाइन फिल्टर का काम क्या है कि ब्लड बैग के अंदर जो फिब्रिन के क्लॉट्स होते हैं या ब्लड की जो भी क्लॉट हो जाता है उस क्लॉट्स को क्या करना है, फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। जिससे कि पेशेंट के अंदर वो क्लॉट और वो फिब्रिन के जो क्लॉट्स हैं वो, ठीक है, वो ना जाए, सेल्स के डेब्रिज वगैरह है उनको ये क्या करता है, छान लेता है, फिल्टर कर लेता है। तो ये जब भी नर्स पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने जा रही है तो उस जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने जा रही है तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट है उसका केयरफुली सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए। तो इसका ऑप्शन 2 है वो सही ऑप्शन है। इसके अंदर क्या है, इनलाइन फिल्टर, हमें हमेशा ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स एडमिनिस्टर करने के लिए हमें क्या करना है, इनलाइन फिल्टर वाले ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट का ही यूज करना है। नॉर्मली जो हमारा इन्फ्यूजन सेट होता है, आईवी सेट होता है, उसका यूज़ नहीं करना है।
अब देखिए माइक्रोटिप चेम्बर का अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, माइक्रोटिप चेम्बर जो कि पीडियाट्रिक सेट होता है उसका यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसका यूज़ करेंगे तो हमें क्या होगा, उसके यूज़ करने की वजह से हो सकता है कि जो आरबीसी है उसका हिमोलाइसिस हो जाए, क्योंकि उसके अंदर से जो भी है उसका जो डायमीटर है वो कम होता है। ठीक है, जैसे ही चैम्बर के अंदर से जैसे ही उस ब्यूरेट सेट से चैम्बर में आती है तो उसमें जो डायमीटर उसका कम होता है, आरबीसी टूट सकती है, ब्रेकडाउन हो सकती है, हिमोलाइसिस हो सकती है। ट्यूबिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सनलाइट, ऐसे कोई भी प्रिकॉशन रखने के लिए नहीं कहा जाता कि जो भी लाइट है उससे ब्लड को बचाना है। कुछ मेडिकेशन ज़रूर ऐसी आती हैं जिनको हमें लाइट से प्रोटेक्ट करना है, तो उनके लिए जो स्पेशल टाइप के कोटिंग वाले इन्फ्यूजन सेट्स आते हैं उनका यूज किया जाता है। एयर वेंट की भी ज़रूरत हमें यहाँ पे नहीं होती है। अगर यहाँ पे एयर वेंट का यूज़ करेंगे ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स एडमिशन करने के लिए, हो सकता है कि ब्लड के अंदर क्लोटिंग का फॉर्मेशन हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, एन इनलाइन फिल्टर, जो कि यहाँ पे आपको इमेज में देखने को मिल रहा है। मेरे चैनल पे आपको शॉर्ट्स में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी के लिए बहुत सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारी जो भी ट्यूबिंग्स हैं, उन सब के बारे में आपको वीडियोस मिलते हैं, वीडियोस अपलोडेड हैं। प्लीज़ वहाँ जाइए, आप देखिए, और आपकी जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी है वहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। When transfusing the blood to the patient who are in a state of anesthesia, एक पेशेंट है जो एनेस्थीसिया में बेहोश है, ठीक है, उसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो क्या क्या करना है, देखिए क्या क्या ऑप्शन है। कॉम्पेटेबिलिटी टेस्ट आर कैरिड आउट इन फुल, कि भाई कॉम्पेटेबिलिटी के जो टेस्ट हैं वो फुल्ली कैरिड आउट करने हैं। फुल जो नॉर्मल पेशेंट के लिए काम में लेना है वैसा का वैसा ब्लड हमें पेशेंट जो अनकॉन्शियस पेशेंट है या फिर जो एनेस्थीसिया में पेशेंट है उसके लिए काम में लेना है। नेक्स्ट वन है नो बायोलॉजिकल टेस्ट इज कैरी आउट, कि भाई कोई बायोलॉजिकल टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बस जो मिले वो ब्लड उसको लगा दो। ओनली ए बायोलॉजिकल टेस्ट इज कैरी आउट, ओनली एबीओ कर लो, आरएच की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन है कॉम्पेटेबिलिटी टेस्ट इज डिटरमाइन ओनली बाय द एबीओ सिस्टम, के भाई एबीओ सिस्टम के थ्रू कॉम्पेटेबिलिटी, आरएच की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक कैसा पेशेंट है, वो बेहोश है या एनेस्थीसिया के अंदर है, उस पेशेंट को जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से टेस्ट है, कॉम्पेटेबिलिटी टेस्ट है, वो चेक करने हैं, या कि कॉम्पेटेबिलिटी टेस्ट चेक करने हैं या नहीं है। तो अब ब्लड है, ब्लड चाहे आप अनकॉन्शियस को दो, चाहे किसी कॉन्शियस पेशेंट को दो, या किसी उस पेशेंट को दो जो एनेस्थीसिया के अंदर है, जो बेहोश है, तो ब्लड को एडमिनिस्टर करने का जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स हैं, वो सारे पेशेंट्स के लिए सेम रहते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि होश में है या फिर जो पेशेंट कॉन्शियस है उस पेशेंट को अपना फुल्ली कैरिड आउट टेस्ट करके उसके बाद पूरी तरीके अच्छे से जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हुए दे रहे हो। एनेस्थीसिया वाले की जो पेशेंट है, बेहोश है, कोमाटोज पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, उनको जब आप एडमिनिस्टर कर रहे हो तो सारी जो ड्रेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो भी टेस्ट है उनको नेगलेक्ट कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है वो आपको अनकॉन्शियस में भी देखने को मिलेगी। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि एक अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो उसमें कौन कौन से साइन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो वो क्लास वहाँ से पढ़िएगा प्लीज़, और देखिएगा कि कौन कौन से टेस्ट हम वो करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे मतलब मैंने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग है, जो भी चाहे उसमें यही है कि ब्लड चाहे आप कॉन्शियस को करो, चाहे अनकॉन्शियस को करो, चाहे आप एनेस्थेटाइज पेशेंट को करो, ब्लड को एडमिनिस्टर करने का प्रोटोकॉल सारे पेशेंट्स के लिए सेम रहेगा। सबके लिए वही एबीओ आरएच टेस्टिंग करनी है, फुल स्क्रीनिंग करनी है, उसके बाद ही हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट आर कैरिड आउट इन फुल्ली, पेशेंट चाहे कॉन्शियस हो चाहे अनकॉन्शियस हो, उसके लिए कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट है वो फुल्ली कैरिड आउट करके ही हमें पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर है कि पेशेंट, जब भी किसी पेशेंट को हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, चाहे वो पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है या कोमाटोज है, एनेस्थेटाइज है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, फुल टेस्ट, जो भी प्रोसीजर है पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है, उसी प्रोसीजर के अंदर हमें पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो करना है। नेक्स्ट वन है ब्लड शुड बी स्टोर इन ब्लड बैंक एट विच टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ऐसे वाले क्वेश्चन जो वन लाइनर क्वेश्चन है, हो सकता है वह आपको नोट सेट प्री के अंदर देखने को मिले। ठीक है, तो अपनी तैयारियों को उसी हिसाब से थोड़ा सा डिज़ाइन कर लीजिए, रीडिज़ाइन कर लीजिए। ठीक है, क्या पता कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बैठे हों कि हाँ अब तो हम सिर्फ प्री और मेन हो गए, तो हम सिर्फ और सिर्फ जो स्किल बेस्ड क्वेश्चन है या फिर जो क्या बोलते हैं जो प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन हैं वही देगा। तो हो सकता है कि प्री के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले। तो
हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि ब्लड बैंक के अंदर ब्लड कितने डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। पहला ऑप्शन है 2 to 6 डिग्री, 8 to 10 डिग्री सेल्सियस, 20 to 24 डिग्री सेल्सियस और -18 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मली जो ब्लड है ब्लड बैंक के अंदर 2 से 6 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ही स्टोर किया जाता है 42 डेज़ के लिए। मोस्टली 42 डेज़ के लिए ही वो स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 to 6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, विच साइज ऑफ इंट्रावीनस कैनुला इज यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सी साइज का, कौन से गेज का कैनुला मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के लिए। प्रीवियस क्लासों में हमने इसको स्टडी किया है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, कैनुला और उस कैनुला का कलर कैसा होता है। ऑप्शन देखते हैं, आइए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वन है 18 गेज कैनुला, 20 गेज कैनुला, 22 गेज कैनुला या 16 गेज कैनुला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 18 गेज कैनुला, जो कि ग्रीन कलर का होता है। वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट साइज है कैनुला की ब्लड ट्रांसफ्यूजन एडमिनिस्टर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम द ब्लड कैन बी स्टोर इन ब्लड बैंक। एक ब्लड बैंक के अंदर ब्लड है वो कितने टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट वन 42 डेज़ के लिए, 36 डेज़ के लिए, 90 डेज़ के लिए या 24 डेज़ के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा 42 डेज़ के लिए ब्लड बैंक के अंदर है ब्लड को स्टोर किया जा सकता है। 42 डेज़ के अंदर आपको कुछ बुक्स के अंदर आपको 45 डेज़ भी मिल सकता है। ठीक है, ये अलग अलग पॉलिसीज़ है। ठीक है, तो 42 डेज़ के लिए नॉर्मली 42 डेज़ के लिए ब्लड को स्टोर किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए यूनिट ऑफ ब्लड कंटेन हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड। एक यूनिट ब्लड की जो एक यूनिट होती है उसके अंदर ब्लड का कितना अमाउंट होता है। ठीक है, देखिए 350 ml, 500 ml, 250 ml और 100 ml। कितना ml ब्लड होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए राइट आंसर 350 ml ब्लड होता है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑफन कैन ए डोनर डोनेट ब्लड। कि एक जो ब्लड डोनेट करने वाला एक पर्सन है या कोई भी इंडिविजुअल है वो कितनी बार ब्लड डोनेट कर सकता है या कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ वो ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ऑप्शंस देखते हैं हम। इन एवरी 2 मंथ, हर 2 महीने से ब्लड डोनेट कर सकते हैं, या एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने से ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और इन एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने से डोनेट कर सकते हैं, एट एनी टाइम। तो देखिए नॉर्मली जो प्रोटोकॉल कहता है वो कहता है ब्लड डोनेशन के लिए कि आप हर 3 महीने से, हर 90 दिन के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। आपका वज़न है वो 50 kg से ऊपर होना चाहिए और आप एडल्ट होने चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास इन एवरी 3 मंथ्स। नेक्स्ट, थैंक यू। ये था आज का सेशन, हमारा जो Q&A सेशन था। जो भी हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ा था, हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो लेक्चर्स लिए थे, उस लेक्चर्स के बाद हमने एक प्रैक्टिस सेशन निकाला और ये क्वेश्चंस निकाले हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको आपकी नॉर्थ सेट की या और KGMU की, ये UPPSC है, NHM राजस्थान है, उन सब के एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे द्वारा जो भी कंटेंट दिए जा रहे हैं वो आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाए। ठीक है, प्लीज़ अगर आपको लग रहा है कि मेरे कंटेंट आपके बेनिफिशियल हैं, आपकी तैयारी में आपको हेल्प मिल रही है, ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ हम इस तरह आपकी तैयारी, मतलब हमारी जो मेरी जो कोशिश है आप लोगों की तैयारी को अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर बनाने की जो कोशिश है उस तैयारी में अगर मैं हेल्प कर पा रहा हूँ आपकी तैयारी में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि आगे आप कौन सा टॉपिक्स पे स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरे द्वारा जो कंटेंट दिए जा रहे हैं, जो भी कंटेंट्स मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, अगर वो कंटेंट आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट्स हो सके, उनकी भी तैयारी है वो सॉलिड हो सके।